हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है एटमॉस्फेयर। देखिए, जो हमारे चारों तरफ का एक कॉमन चीज है वो है एटमॉस्फेयर। इन्वायरमेंट के अंदर भी कॉमन है, जनरल जीके में भी कॉमन है, ज्योग्राफी के पार्ट से भी कॉमन है। तो ये एटमॉस्फेयर एक ऐसा टॉपिक है जो आपके पेपर में क्वेश्चन बच्चों बनाए गए हैं। तो चलिए इसको समझते हैं, इसको जानते हैं। देखिए, एटमॉस्फेयर की बेटा जब हम बात करते हैं तो हमारे अर्थ की एज क्या है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। हमारे अर्थ की एज है 4.6 बिलियन ईयर्स। हमारे अर्थ की एज है 4.6 बिलियन ईयर्स, मतलब हमारा अर्थ इतना पुराना है। ठीक है, और इस 4.6 बिलियन ईयर में से 4 बिलियन तक बच्चों क्या हो रहा था, अर्थ आग की तरह जल रहा था और धीरे धीरे ये ठंडा होने में इसे टाइम लग रहा है। अब जब ये 4 बिलियन में साल में ठंडा हुआ गर्म से, तो 0.6 बिलियन में हमारे अर्थ का पूरा सिस्टम डेवलप हुआ, है ना। सबसे पहले क्या बना, कोर बना, फिर क्रस्ट बना, सॉरी मेंटल बना, फिर क्रस्ट बना, और फिर अर्थ के अंदर से जो गैसें निकली उनको अर्थ की ग्रेविटी ने कैप्चर किया और उससे क्या बना बेटा, एटमॉस्फेयर बना। जब हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर कोई एक दिन में बनने वाली चीज नहीं है, इसको भी बहुत लंबा टाइम लगा हमारे अर्थ के साथ ही अपने आप को डेवलप करने के लिए। तो अगर हम इसमें बात करते हैं तो सबसे पहली चीज आती है एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन। तो एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीज आती है उसको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है वो ऑक्सीजन है ना। ऑक्सीजन कितने परसेंट है बेटा, 21% है। ठीक है, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, 78%। 78% हमारे पास क्या है पूरे एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन। अब 78 प्लस 21 जब हम करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 99। अब 99% क्या है हमारा, ये दोनों गैसें हैं, तो कितना बचा, 1% बचा। अब 1% में हमारे पास क्या है, 1% में हमारे पास बच्चा सारी चीजें हैं, है ना। 1% में अदर गैस है। इसमें अदर गैस में क्या क्या आता है, तो आप हमेशा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को नंबर 1 पे रखते हो, जो कि बिल्कुल गलत है। अदर गैस में नंबर 1 पे आएगा ऑर्गन, देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन हीलियम। तो इनका ये ऑर्डर हो जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। तो अदर गैसेस में ये पूरा पैटर्न होता है, इसे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आप इसे ध्यान रखोगे तो आराम से इसे कर ले जाओगे। ठीक है, तो ये तो हो गई एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन। ठीक है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, देन ऑक्सीजन है, ठीक है, देन आपका ऑर्गन है, देन कार्बन डाइऑक्साइड है। ये ऑर्डर आपको बच्चों याद रखना है। अगर आप इसे याद रखोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी है। चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अगर जरा सा सोचिए कि अगर ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है उसको हम रिवर्स कर दें तो क्या होगा भाई, तो क्या होगा, हमारे सिस्टम में जो प्लांट है वो नाइट्रोजन की बेसिस पर अपने आप को सरवाइव कराते हैं। तो जितनी ग्रीनरी आप देखते हो ना वो सब कम हो जाएगी, है ना। और ऑक्सीजन की अगर क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो भाई हमारे लिए रिक्वायर्ड अब क्या होगा, जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन होगी, तो किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो आप इधर से उधर अगर थोड़ा सा भी फ्रिक्शन जनरेट करोगे तो आग लग जाएगी, है ना। जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन है तो आग लगने की पॉसिबिलिटी भी उसी में होगी। तो याद रखिएगा, हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो एकदम परफेक्ट है, ना ये कम है ना ज्यादा है, ये एकदम परफेक्ट है। हाँ, अगर ये कम होगी या दोनों में कुछ चेंजेस आएंगे तो हमारे सिस्टम में डिसबैलेंसिंग जनरेट होगी। पूरा बैलेंस सिस्टम है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए, ये तो बात होगी एटमॉस्फेयर की बच्चा कंपोजिशन के बारे में। अब यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी लेयर्स हैं या परतें पाई जाती है। तो जब हम बात करते हैं तो इनको हम कई तरीके से बांट सकते हैं, लेकिन आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको 5 अलग अलग डिफरेंट लेयर्स में पूरे एटमॉस्फेयर को डिवाइड करेंगे, है ना। एटमॉस्फेयर की बेटा लेयर की जब हम बात करते हैं तो ये देखिए, ये आपका एटमॉस्फेयर है, अर्थ और उसके ऊपर की गैसेस का लेयर है, इसे बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब इस बेटा एटमॉस्फेयर की जब हम बात करते हैं तो इस एटमॉस्फेयर में हमारे पास सारी गैसेस यहाँ पे मौजूद हैं, याद रखिएगा, सारी की सारी। पहली लेयर कौन सी बेटा, ट्रोपोस्फेयर है। दूसरी लेयर कौन सी बेटा, आपकी दूसरी लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर। तीसरी लेयर कौन सी है, मेसोस्फेयर। चौथी लेयर कौन सी है, थर्मोस्फेयर। ठीक है, उसके बाद वाली लेयर कौन सी है, एक्सोस्फेयर। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारे एटमॉस्फेयर में 5 मोटी मोटी लेयर पाई जाती है। सबसे पहली लेयर जो सबसे करीब है दैट इज ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मेसोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर को हम आयनोस्फेयर भी बेटा बोलते हैं,
और सबसे ऊपर है आपकी एक्सोस्फीयर, है ना। ये नीचे से ऊपर का ऑर्डर है, कभी कदार पूछा जाता है तो इसमें गड़बड़ मत करिएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या है ट्रोपोस्फीयर, सबसे आखिरी में क्या है एक्सोस्फीयर। तो नीचे से ऊपर का ऑर्डर आपको याद रखना है। सबसे बेसिक क्वेश्चन पेपर में आपके यही बनेगा कि इन गैसेस, इन लेयर्स को बॉटम टू टॉप लगाइए, या अर्थ की तरफ से ऊपर की तरफ जाते हुए लगाइए, या अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को पुट कर सकता है, चाहे ऊपर से नीचे पूछे या नीचे से ऊपर पूछे, आपको आंसर क्या लगाना है इसी के हिसाब से लगाना है जो आपका डायग्राम आपको दिख रहा है। तो पहली लेयर आपकी ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। ये इनका पूरा का पूरा क्या है, नंबरिंग है, ठीक है। तो इनको ध्यान रखिएगा। चलिए इसको यहां पर भी देख लेते हैं। पहली लेयर ट्रोपोस्फीयर, दूसरी आपकी स्ट्रेटोस्फीयर, तीसरी आपकी मेसोस्फीयर, चौथी आपकी आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर को आप थर्मोस्फीयर भी बेटा बोल सकते हो, बट एग्जैक्टली दोनों सेम चीजें नहीं है, ठीक है। और आखिरी लेयर है एक्सोस्फीयर, है ना। हिंदी लिखी हुई है, ट्रोपोस्फीयर को बेटा हिंदी में बोलते हैं क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर को बोलते हैं समताप मंडल, मेसोस्फीयर को बोलते हैं मध्य मंडल, आयनोस्फीयर को क्या बोलते हैं आयन मंडल, और लास्ट वाला है एक्सोस्फीयर को हिंदी में बोलते हैं वायुमंडल। तो अगर आप हिंदी मीडियम के तो वो भी देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के वो भी देख सकते हैं। देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये 5 लेयर हमारे पास पाई जाती है। अब इन 5 लेयर्स में कुछ फैक्ट है, कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, वही हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। तो पहली हम लेयर से शुरू करते हैं। पहली लेयर बेटा हमारी है क्या, पहली लेयर है ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर मतलब क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की बात करते हैं, सबसे पहली लेयर है। अब इस पहली लेयर की अगर हम बात करते हैं तो इसी लेयर के कांटेक्ट में हम हैं, ठीक है। हम लोग कहां पर बैठे हुए बेटा, ट्रोपोस्फीयर में बैठे। ट्रोपोस्फीयर में क्या क्या पाया जाता है ये पेपर में पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, और अगर आप इसे ध्यान रखोगे तो सब चीजें आराम से हो जाएगी। देखो ट्रोपोस्फीयर आपकी पहली लेयर है। ट्रोपोस्फीयर में जैसे आप देख रहे हो क्या क्या चीजें मिली, देखो ये पहली लेयर, ये ट्रोपोस्फीयर का पूरा एरिया है, यहाँ तक, यहां से शुरू होकर ये 18 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस ट्रोपोस्फीयर में आपको क्या मिल रहा है, ठीक है। पहली चीज हम लोग, ऑल फिजिकल फीचर्स, जितने भी आसपास की चीजें हैं वो सब इसमें मिल रहे हैं ना। हम, आप, पेड़ पौधे, पहाड़, झरने, सारी चीजें, माउंटेन्स, हिल्स, प्लेट्यू प्लेन्स, ऑल बेसिक फिजिकल फीचर्स एंड बायोटिक एंड एबायोटिक एलिमेंट्स आर फाउंड इन दिस लेयर। ओके, सेकेंड थिंग, ऑल वेदरिंग फिनोमेना। वेदरिंग फिनोमेना, आंधी तूफान, पानी, बरसात, सब कहां पर आता है बेटा, यही आता है। थंडरस्टॉर्म आ रहा है तो भी इसी लेयर में मिलेगा, ठीक है। आंधी आएगी तब भी इसी लेयर में दिखाई देगी। तो आंधी तूफान, पानी, बरसात बेटा सब कहां मिल रहा है, इसी लेयर में पाया जा रहा है, ठीक है। तीसरी चीज है लैप्स रेट। पहली लेयर में बेटा जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। तो पहले नीचे से ऊपर जाने पे टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, और ये कम होने के रेट को हम बोलते हैं लैप्स रेट। अब इस लैप्स रेट की वैल्यू है -165, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ हो जाती है हमारा, -165 मीटर पर डिग्री सेल्सियस। दैट मीन माइनस का मतलब क्या है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। 165 मीटर जैसे ही आप ऊपर जाएंगे 1 डिग्री टेम्परेचर बेटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसे हम क्या बोल रहे हैं, लैप्स रेट या पतन दर। लैप्स रेट या पतन दर की अगर हम बात करते हैं तो ये भी इसी लेयर पे पाई जाती है। तो पहली लेयर में आपको तीसरी चीज क्या मिल गई, लैप्स रेट। इसे नॉर्मल लैप्स रेट या लैप्स रेट भी बोलते हैं, और इसकी वैल्यू आपकी वैसे तो पूछी जाने की पॉसिबिलिटीज नहीं है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये पूछ सकता है कि लैप्स रेट कहां मिलेगा या नॉर्मल लैप्स रेट कहां मिलेगा, तो आप यही बताओगे, ठीक है। चौथी चीज जो यहां पे पाई जाती है बेटा, दैट इज जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम, जेट की स्पीड से चलने वाली की स्ट्रीम होती है जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर डिफरेंट मतलब क्लाइमेट चेंजेस को में करने में बहुत मदद करती है, हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस को इन्फ्लुएंस करने में बहुत मदद करती है, तो जेट स्ट्रीम होती है। तो भाई पहली लेयर में आपको कितनी चीजें मिल गई बेटा, 4 चीजें मिल गई। पहली चीज क्या है, जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम कहां मिलती है, पेपर में क्वेश्चन आएगा, तो पहली लेयर दैट इज ट्रोपोस्फीयर या हिंदी में क्षोभ मंडल। दूसरी चीज, सारे फिजिकल फीचर्स कहां मिलते हैं, इसी लेयर में मिलते हैं, ठीक है। आंधी तूफान, सॉरी फिजिकल फीचर मतलब आप, मैं, माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यू, बायोटिक, एबायोटिक, ऑल थिंग्स आर फाउंड इन फर्स्ट लेयर। फिर तीसरी चीज क्या है, लैप्स रेट। लैप्स रेट मतलब टेम्परेचर का डिक्रीजिंग रेट। और चौथी और लास्ट चीज, आंधी तूफान, पानी, बरसात बेटा कहां आता है,
आंधी तूफान पानी बरसात की जब हम बात करते हैं तो ये आता है कहां पर, पहली लेयर में। पहली लेयर में सारे का सारे डिस्टर्बेंस, तो दूसरी लेयर एकदम काम शांत, है ना। तो जितने भी एयरक्राफ्ट बेटा उड़ेंगे तो वो कहाँ उड़ेंगे, दूसरी लेयर में, याद रखिएगा। आंधी तूफान पानी बरसात आएगा तो वहां प्लेन उड़ाएंगे, बिल्कुल नहीं उड़ाओगे। एयरक्राफ्ट जितने भी फ्लाई करते हैं बादलों के ऊपर करते हैं, और बादलों के ऊपर मतलब दूसरी लेयर आ जाती है। तो दूसरी लेयर में हमें बेटा पहली चीज क्या मिलेंगी, एयरक्राफ्ट। जितने भी एयरक्राफ्ट होते हैं वो किस लेयर में पाए जाते हैं, दूसरी लेयर में। तो बेटा जब हम दूसरी लेयर की बात करते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, तो यहाँ पे हमें दो चीजें मिलती हैं। पहली चीज क्या मिलती है, पहली चीज आपको मिलती है एयरक्राफ्ट फ्लाई इन दिस लेयर्स, है ना। जितने भी हवाई जहाज होते हैं वो इसी लेयर में उड़ते हैं, है ना। और दूसरी चीज ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, अभी फिर से कर लेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसे ध्यान रखना, ठीक है। तो इस लेयर में हमें बेटा दो चीजें मिलती हैं। पहली चीज क्या है, ओजोन, और दूसरी क्या है, एयरक्राफ्ट। जितने भी एयरक्राफ्ट फ्लाई करेंगे वो कहां फ्लाई करेंगे, इसी लेयर में करेंगे। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। तो आपकी इसी लेयर में आपको क्या मिल रही, ओजोन। ओजोन इज ऑल्सो नोन एज लाइफ सेविंग अम्ब्रेला। हम इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं लाइफ सेविंग अम्ब्रेला, है ना। जीवन सुरक्षा छतरी, है ना। ये क्या करता है, हमें यूवी रेस से प्रोटेक्ट करता है। यूवी रेस से प्रोटेक्ट करने का बेटा हमें कौन काम करता है, ओजोन। ओजोन इज अ लाइफ सेविंग अम्ब्रेला फॉर अस, इट प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम यूवी रेस, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा, ठीक। अब ओजोन के बारे में थोड़ा सा मोटी मोटी बातें जान लेते हैं। वैसे तो बहुत कुछ है जानने में, लेकिन मोटी मोटी। पहली क्वेश्चन बनेगा, ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर की किस लेयर में पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। दूसरी चीज ये क्या करता है, ये व्हाट इज द मेन फंक्शन और वर्क ऑफ ओजोन। तो ओजोन का जो बेटा मेन फंक्शन है वो क्या है, यूवी रेस को फिल्टर करना या एब्जॉर्ब करना, है ना। याद रखिएगा, ये ओजोन यूवी रेस को एब्जॉर्ब करेगा तभी तो खुद बनेगा, है ना। ओजोन कैसे बनता है, ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल आपस में मिलकर ओजोन बनाते हैं। तो यहाँ पे भी देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, लेकिन क्या ओजोन बन रहा है, बिल्कुल नहीं। इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेस, अगर यूवी रेस नहीं है तो ओजोन नहीं बनेगा। इसका मतलब यूवी रेस खत्म होगा तो ओजोन बनेगा। तो ओजोन बन ही यूवी रेस की वजह से रहा है। याद रखिएगा, यूवी रेस जहां ज्यादा होगी वहां ओजोन ज्यादा होगी। तो यूवी रेस कहाँ, सन की रेस कहाँ ज्यादा पड़ती, इक्वेटर पर। कम कहाँ पड़ती, पोल पर। तो इक्वेटर पे बहुत ज्यादा होती है और पोल पे क्या होती है, बहुत कम होती है। क्यों, इक्वेटर पे सन की रेस या यूवी रेस ज्यादा, और पोल पर क्या होती, कम। इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल मिलकर ओजोन का एक मॉलिक्यूल बनाता है, दिस इज कॉल्ड ओजोन रेस प्रोसेस, बट इन द प्रेजेंस ऑफ सन रे और यूवी रेस, ठीक है। तो इक्वेटर पर सन की रेस ज्यादा होती है और पोल पर सन की रेस कम होती है। तो इक्वेटर से पोल तक आने पर क्या होता है बेटा, इक्वेटर से पोल तक आने पर ओजोन की मोटाई धीरे धीरे करके कम होती जाती है। तो ओजोन की विड्थ सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, इक्वेटर पर, और मिनिमम कहां पाई जाती है बेटा, पोल पर। तो ये इक्वेटर से पोल का ये क्राइटेरिया थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी अगर हम यहाँ पे बात करें तो इक्वेटर से पोल तक आने पर ओजोन की मोटाई कम होती है, और पोल हमारे पास बेटा दो है, एक है आपका अंटार्कटिक और दूसरा है आर्कटिक, ठीक है। अब अंटार्कटिक आर्कटिक दोनों में ओजोन की विड्थ बहुत ही कम है, और उसकी वजह से इन दोनों पोल में से किसी एक पर ओजोन होल हो गया है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है, ओजोन होल हमारे एटमॉस्फेयर की किस लेयर में, किस पोल पे हुआ है, तो हमारा ओजोन होल हुआ है अंटार्कटिक पे। अंटार्कटिक पे ये ओजोन होल 1985 में डिस्कवर किया गया था। हो तो पहले ही गया था, लेकिन डिस्कवरी कब हुई, 1985 में। एक यूरोपियन साइंटिस्ट है जोसेफ फॉरमैन और उनकी पूरी टीम, उन्होंने मिलकर इसको डिस्कवर किया था। अब जोसेफ फॉरमैन ने डिस्कवर किया तो उनसे पूछा कि भाई आपने कैसे डिस्कवर कर लिया, तो उन्होंने कहा मैंने ओजोन को मेजर किया है। तो उनसे पूछा कि कैसे मेजर किया, कहने इंस्ट्रूमेंट से, और डॉप्सन ओजोन की यूनिट है, जैसे किलोग्राम, सॉरी मास को किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में, ठीक है। तो उसी तरह से ओजोन को हम किस में नापेंगे, डॉप्सन में। डॉप्सन क्या होता है बेटा, ओजोन को नापने की यूनिट होती है। अब इनसे पूछा गया ओजोन को बेटा नुकसान कौन पहुंचा रहा है, तो ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाली गैस है आपकी सीएफसी। सीएफसी मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत ही हार्मफुल गैस होती है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है ना। और ये कहां से मिलती है, आपके फ्रिज, एसी या जितने भी कूलिंग करने वाली डिवाइसेस है, जहां पे कंप्रेसर्स लगा है, कूलिंग हो रही है, वेयर हाउसेज हो गए,
बड़े बड़े मॉल्स हो गए, उनमें क्या मिलता है? उनमें मिलता है बेटा आपको CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जैसे ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाटर के साथ मिलता है, क्लोरीन को रिलीज करता है। क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल ओजोन के 50,000 से 1 लाख मॉलिक्यूल्स को बेटा क्या करता है? खत्म कर देगा। तो इसे ध्यान रखिएगा, CFC ओजोन को नुकसान पहुंचाती है। डॉप्सन क्या है? डॉप्सन इज द यूनिट ऑफ ओजोन, है ना। ओजोन को नापने की यूनिट क्या होती है? डॉप्सन। और CFC क्या है? CFC वो गैस है, इसको फ्रियोन्स भी बोलते हैं, जो ओजोन को डिस्ट्रॉय करती है, ओजोन के लिए हार्मफुल है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब इसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए ओजोन के समिट हुए, है ना। ओजोन के लिए होने वाला जो पहला समिट था वो वियना था, जो 1985 में हुआ, और दूसरा समिट था मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल समिट 1987 में हुआ, 16 सितंबर। ये इतना इंपॉर्टेंट समिट हो गया कि 16 सितंबर को बेटा हर साल हम क्या मनाते हैं? ओजोन डे। तो ओजोन डे मनाने का पूरा कॉन्सेप्ट हमने यहां से शुरू किया था, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी क्या है, ये तो बात हो गई किसके बारे में? हमारे ओजोन लेयर और उनसे रिलेटेड चीजों के बारे में। अब थोड़ा सा यहां से आगे बढ़ते हैं, है ना, और कुछ और चीजों को भी जानते हैं, है ना। कितनी लेयर हमारी हो गई बेटा? हमारी हो गई 2 लेयर। 2 लेयर के बाद हम अपनी तीसरी लेयर की तरफ चलते हैं। थर्ड लेयर बेटा हमारी कौन सी है? दैट इज मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर, मेसोस्फीयर की बेटा अगर हम बात करते हैं तो मेसोस्फीयर क्या है? बीच की लेयर है ना। इसके ऊपर 2 लेयर होती है, इसके नीचे 2 लेयर होती है। इसे बोलते हैं मेसोस्फीयर को क्या बोलते हैं? मध्य मंडल, है ना। यहाँ पे 2 चीजें पाई जाती हैं। पहली चीज, यहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? डस्ट पार्टिकल्स। यहाँ पर इतने डस्ट पार्टिकल्स पाए जाते हैं कि जब कोई मिटियोर, है ना, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल पाए जा रहे हैं, कुछ इस तरह से ऐसे 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 करके डस्ट पार्टिकल्स की कमी ही नहीं है बेटा। यहाँ पे डस्ट पार्टिकल भरे पड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे हमने बहुत सारे डस्ट पार्टिकल बना लिए। अब जब कोई मिटियोर अर्थ की तरफ आता है, जैसे ही इस लेयर में एंटर करता है, तो डस्ट पार्टिकल से फ्रिक्शन की वजह से इसमें क्या लग जाती है? आग। तो बर्निंग ऑफ मिटियोर्स, बर्निंग ऑफ मिटियोर्स हमारे एटमॉस्फेयर की बेटा किस लेयर में पाया जाता है? सेकेंड लेयर में पाया। ठीक है, बर्निंग ऑफ मेटियोर्स नॉर्मली फाउंड इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? सेकेंड लेयर। तो अगर हम मेसोस्फीयर की बात करें तो यहाँ पर 2 चीजें पाई जा रही है। पहली चीज क्या है? डस्ट पार्टिकल। दूसरी चीज क्या है? बर्निंग ऑफ मेटियोर्स। ये दोनों आपको कहां पे मिल रहा है? एटमॉस्फेयर की थर्ड लेयर में। ठीक है, चलो अब आते हैं फोर्थ लेयर की तरफ बेटा। फोर्थ लेयर का नाम क्या है? फोर्थ लेयर का नाम है आइनोस्फीयर, है ना। आइनोस्फीयर बेटा, जब हम आइनोस्फीयर की बात करते हैं तो आइनोस्फीयर हमारे एटमॉस्फेयर की फोर्थ लेयर है। इस लेयर की अगर हम बात करें तो यहां पर बहुत ज्यादा आयंस पाए जाते हैं, प्लस माइनस के आयंस पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम गैसेज जो होती है उसका आयनाइजेशन, तो यहाँ पे आयंस पाए जाते हैं। कैसे आयंस पाए जाते हैं? प्लस और माइनस के आयंस पाए जाते हैं। और ये जो आयंस पाए जाते हैं इसकी वजह से यहाँ पर इसका नाम आयनोस्फीयर पड़ा है। अब जो भी अर्थ से नीचे की तरफ, है ना, अर्थ की पहली लेयर से ऊपर की तरफ हम रेडियो सिग्नल भेजते हैं, वहीं यहीं से ट्रांसफर होकर हम तक आता है। तो जितनी भी रेडियो वेव्स पाई जाती है, रेडियो वेव्स की वर्किंग किस लेयर से होती है? आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर में ही रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होती है, पाई जाती है। ठीक है, साथ ही साथ हमारे एटमॉस्फेयर की सेकेंड लास्ट लेयर है, आउटर लेयर है। यहाँ पे पाया जाता है अरोड़ा। बेटा अरोड़ा क्या होता है? अरोड़ा बेसिकली आर द पोलर लाइटनिंग्स। ये क्या होते हैं? ध्रुवीय प्रकाश होते हैं, है ना, जो पोल्स पर जनरेट होते हैं। पोलर लाइटनिंग या ध्रुवीय प्रकाश की अगर हम बात करें तो ये पोल्स पर जनरेट होने वाली पोलर लाइटनिंग होती है, और ये हमें नॉर्मली पोल्स पर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? पोल्स पर। ठीक है, अब ये जो लाइट है ये हमें पोल्स पर नॉर्मली मिलेंगे, और ये 2 पोल हमारे पास है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जब साउथ पोल पर ये लाइट, कलरफुल लाइटिंग मिलती है तो इसे बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलिस, और जब यही नॉर्थ पोल में मिलता है तो अरोरा बोरियालिस। ठीक है, तो ये दोनों हमें कहा मिलेंगे? इसी लेयर में मिलेंगे। तो बेटा कोई पूछे आपसे कि अरोरा कहाँ पाया जाता है, तो अरोरा आपका
एटमॉस्फेयर की 4th लेयर में पाया जाता है। ठीक है, और इस लेयर का टेम्परेचर मैक्सिमम होता है, ये सबसे वार्मेस्ट लेयर होती है, जिसकी वजह से इसे हम कुछ पार्ट को हम थर्मोस्फेयर भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे गर्म लेयर होती है। ठीक, अब आते हैं बेटा 5th लेयर पे। 5th लेयर की बात करते हैं तो बेटा 5th लेयर का नाम क्या है? एक्सोस्फीयर। क्या नाम है बेटा? एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर की अगर हम बात करें तो हमारे एटमॉस्फेयर की लास्ट लेयर होती है। यहाँ पे नॉर्मली क्या पाया जाता है? यहाँ पे पाया जाता है बेटा सैटेलाइट। क्या पाए जाते हैं? सैटेलाइट। अब बेटा अगर हम सैटेलाइट की बात करते हैं तो सैटेलाइट हमारे पास 2 तरह के होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स और आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट मींस मैन मेड, हम लोगों ने जो बनाया है। नेचुरल सैटेलाइट जो नेचर ने बनाया है, नेचुरली जो फॉर्म हुआ है। नेचुरल सैटेलाइट में देखा जाए तो हमारे सोलर सिस्टम में हर प्लैनेट के पास अपने सैटेलाइट, इसमें सैटर्न नंबर 1 पर है, जुपिटर नंबर 2 पर है। ठीक है, फिर आता है यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर मार्स, फिर अर्थ, और वीनस और मरकरी दोनों के पास एक भी सैटेलाइट नहीं है। तो हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा सैटेलाइट किसके पास है? सैटर्न के पास है। ये आपको याद रखना है, सैटर्न के पास हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा सैटेलाइट पाया जाता है। और किसके पास एक भी सैटेलाइट नहीं है? वीनस और मरकरी, इन दोनों के पास एक भी सैटेलाइट नहीं है। फिलहाल तो हम सोलर सिस्टम में डिस्कस ही कर चुके हैं। आते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट बेटा क्या होता है? ये मैन मेड होता है। क्या होता है? मैन मेड, हमने और आपने मिलकर इसे बनाया है। ठीक है, अब हम लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग चाइना में रहते हैं? नहीं, हम लोग रहते हैं इंडिया में। तो हम लोग कहाँ के आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को स्टडी करेंगे? इंडिया के। तो इंडिया में ये सब आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाने का बेटा ठेका किसने ले रखा है? इसरो। याद रखिएगा, ये सब काम इंडिया में कौन करता है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब इसरो के पापा कौन है भाई? इसरो के पापा याद रखिएगा, पापा मतलब फाउंडर या फिर फादर, है ना? तो वो है विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई जो थे इसरो के फादर थे। विक्रम साराभाई वाज द फाउंडर ऑफ इसरो। ही फॉर्म इसरो ऑन 15 अगस्त 1969, है ना? 15 अगस्त 1969 को इसरो फॉर्म हुआ था। और इसका बेटा हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, है ना, कर्नाटका। ठीक है, इसरो की बात करते हैं तो इसरो क्या बनाता है? इसरो बनाता है इंडिया में सारे सैटेलाइट्स। तो 2 तरह के सैटेलाइट्स आज के टाइम में बहुत पॉपुलर है। एक है आपका बेटा PSLV और दूसरा है आपका GSLV। PSLV और GSLV सैटेलाइट इंडिया बनाता है और इसको बिल्ड करता है। तो बाय डिफॉल्ट हमारे एटमॉस्फेयर में नेचुरल सैटेलाइट पाए नहीं जाते हैं। कौन से सैटेलाइट पाए जाते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट इंडिया में सब कुछ बनाने का ठेका बेटा किसने रखा है? इसरो। इसरो इंडिया में ये सुप्रीम अथॉरिटी है जो इस तरह की सारी चीजों को बनाती है और डेवलप करती है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। आई थिंक कि हमने एटमॉस्फेयर की 5 लेयर को स्टडी कर लिया है ना? नीचे से ऊपर तक सारी लेयर्स हम यहाँ से देखते चले आ रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, कहाँ चला गया? हाँ, ये हमारी लेयर्स थी। ठीक है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में एक चीज रह गई, सबसे गर्म वार्म लेयर कौन सी है और सबसे कूल लेयर कौन सी है? मेसोस्फीयर। याद रखिएगा, वार्मेस्ट और कूलेस्ट लेयर में 3 और 4 का नंबर आता है ना? स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है टेम्परेचर बेटा? कांस्टेंट होता है। इस लेयर में टेम्परेचर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। तो हमारा एटमॉस्फेयर की सबसे गर्म लेयर कौन सी है? आयनोस्फीयर। सबसे बेटा ठंडी लेयर कौन सी है आपकी? मेसोस्फीयर। वो कौन सी लेयर है जहां पे टेम्परेचर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है? दैट इज स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। आई थिंक कि हमने 5 लेयर को खटाखट समझ लिया है। कोशिश किया मैंने कि आपको ये सब चीजें समझ में आ जाए। चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।